अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिगेलोसिस को। सो एज़ वी नो कि शिगेलोसिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, इज़ एन पैथोजेनिक डिजीज़ और इस वीडियो में हम लोग इसी पैथोजेनिक डिजीज़ की पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस, विरुलेंस फैक्टर्स मतलब जितने भी इसके अंडर्स आते हैं मतलब वो पर्टिकुलर माइक्रोब जो कि इस बीमारी को कॉज करता है उसको पूरी तरह से कैरेक्टराइज़ करेंगे, इसके सिम्पटम्स को, इसकी डायग्नोसिस को और इसके सैम्पलिंग को मतलब इसको ओवरऑल इस पूरी डिजीज़ को इस शिगेलोसिस को समझने की कोशिश करेंगे। So, what is shigellosis? As we know, कि shigellosis means a disease which is caused by a member of Shigella. Now, as we know कि हमारे पास बैक्टीरियल फैमिली है जिसको हम लोग कहते हैं एंटेरोबैक्टीरियासी। उस फैमिली के अंदर डिफरेंट किस्म की जनरा आती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैल्मोनेला, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई, फॉर एग्जाम्पल शिगेला। तो शिगेला इज अ जनरा ऑफ एंटेरोबैक्टीरियासी. Now, disease caused by any member of Shigella genera is known as shigellosis. Basically, जो shigellosis है, it is characterized by dysentery. Dysentery means lose motion along with blood and mucus. ये इसका करेक्टर है। मतलब मैं इस वक्त इस डिजीज को थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ, डिटेल में जाके इसको बाद में पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स को प्लस इसकी पैथोलॉजी को, लेकिन इट्स ओवरव्यू, ठीक है। सो एज वी नो कि जो शिगेलोसिस है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाटरी मोशंस along with blood and mucus. अच्छा, शिगेलोसिस इज आल्सो नोन एज बेसिलरी डायसेंट्री. असल में इसको बेसिलरी डायसेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कल्प्रिट माइक्रोब है यानी वो पैथोजन जो कि इसको कॉज कर रहा है, इट इज आल्सो बेसिलस, मतलब एक रॉड शेप बैक्टीरिया है. सो दैट्स व्हाई इस डिजीज को हम लोग बेसिलरी डायसेंट्री भी कहते हैं. सो आइए अब उस जनरा के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं विच इज कॉजिंग दिस डिजीज. सो इफ आई कैरेक्टराइज शिगेला, सो एज वी नो इट इज अ जीनस ऑफ एंटेरोबैक्टीरियासी. इसके अलावा अगर उसके मजीद कैरेक्टर पर बात करें, सो दे आर ग्राम नेगेटिव, मतलब दे कंटेन थिन सेल वॉल प्लस दे कंटेन लिपोपॉलीसेकेराइड सेल मेम्ब्रेन. एज वी नो कि जो कि ग्राम नेगेटिव का मतलब होता है, ठीक है. और दे आर शॉर्ट रॉड्स, मतलब दे आर बेसिलाई, मतलब वो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं. और इसी के ऊपर उसको बेसिलरी यानी इस डिजीज को बेसिलरी डायसेंट्री कहते हैं क्योंकि इसका जो पैथोजन है इट इज बेसिलाई, ठीक है. देन दे आर फैकल्टेटिव एनारोज, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं. देन दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग, दे आर नॉन कैप्सुलेटेड, दे आर नॉन मोटाइल. एक बात याद रखिएगा, जो शिगेला है उसके जितने भी मेंबर्स हैं दे मोस्टली आर नॉन मोटाइल. नाउ दे आर लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग, मतलब दे कैन नॉट फर्मेंट लैक्टोज apart from one species of शिगेला जनरा विच इज नोन एज शिगेला सोनाई. मतलब एज वी नो के जनरा के बाद आती है आपकी स्पीशी, तो आपकी डिफरेंट किस्म की स्पीशीज हैं अंडर दिस जनरा. तो उनमें से एक स्पीशी जो कि लैक्टोज को फर्मेंट कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी की पूरी जो जनरा है इट इज लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग, ठीक है. देन अगर उसके थोड़े से बायोकेमिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बात करें, सो दे आर यूरिएज एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव, ठीक है. एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस गैस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, मतलब गैस प्रोडक्शन बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व की जाती है इसके अंदर, ठीक है. अच्छा, सो अगर शिगेला की कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करें कि उसकी जो कॉलोनीज होती हैं इनसाइड मीडिया, यानी जब उसको कल्चर किया जाता है, सो उसकी जो कॉलोनीज होती हैं दे आर मोस्टली राउंड, कन्वेक्स, ट्रांसपेरेंट एंड वाइट कॉलोनीज, ठीक है. मोस्टली बिकॉज दे कैन नॉट फर्मेंट लैक्टोज प्लस आल्सो इसकी गैस फॉर्मेशन भी नहीं होती. वाइट कॉलोनीज से मुराद कलरलेस कॉलोनी, मतलब उनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होती हैं, मतलब उनमें से लाइट आप आराम से पास कर सकते हैं. मतलब कि उस पेट्री प्लेट को जिसके अंदर वो शिगेला कल्चर हुआ होगा उसका आप लोग उसके पीछे अगर लाइट मारेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शो होगी उसकी कॉलोनीज के अंदर, ठीक है. सो अगर हम लोग शिगेला को देन फर्दर क्लासीफाई करें उसकी स्पीशी में, तो दे आर 4 मेन स्पीशीज ऑफ दिस जेनरा. नंबर 1 इज शिगेला डायसेंट्रियाई, जिसकी मेंबर्स मोस्टली डायसेंट्री या फिर शिगेलोसिस कॉज करते हैं. देन वी हैव शिगेला फ्लेक्सनेरी, देन वी हैव शिगेला बॉयडेल, देन वी हैव शिगेला सोनी. नाउ दिस शिगेला सोनी इज आल्सो व्हाट, इज आल्सो लैक्टोज फर्मेंट. मैंने ऊपर बात की थी ना. अच्छा, तो एज वी नो कि हमारे पास ये 4 मेन स्पीशीज हैं. अच्छा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ शिगेलोसिस हम लोग अगर उसकी स्ट्रेन्स को देखें, बिकॉज एज वी नो कि हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं स्पेशली प्रोकैरियोट्स, दे आर हाईली म्यूटेबल, ठीक है. तो उनकी म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन के बाद उनकी बन जाती हैं स्ट्रेन्स या फिर जिसको आप सीरोटाइप्स या सीरोवर्ड्स कहते हैं, ठीक है. सो on the basis of this shigellosis we have more than 40 serotypes of this genre, यानी कि वी हैव मोर देन 40 सीरोटाइप्स जो कि डायसेंट्री कॉज कर सकती हैं, ठीक है. अच्छा, और एक और बात, मोस्टली जो सीरोटाइप्स होती हैं जो कि डायसेंट्री कॉज करती हैं दे बिलोंग टू फैमिली शिगेला डायसेंट्रियाई, बिकॉज उसी की बिहाफ के ऊपर इसको शिगेला डायसेंट्रियाई कहते हैं, बिकॉज इसके जो मेंबर्स होते हैं मतलब इसके जो सीरोटाइप्स एंड सीरोवर्ड्स होते हैं दे आर कॉजिंग शिगेलोसिस, ठीक है. अच्छा, सो अगर उसके एंटीजेनिक कैरेक्टर के ऊपर बात करें कि जो शिगेला है उसमें कौन कौन से आपको एंटीजेंस मिल जाते हैं. सो एज वी नो के दे लेक फ्लैजेला. बेसिकली आपकी जो सीरोलॉजी होती है इनसाइड पैथोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर पैथोजेंस स्पेशली बैक्टीरिया, तो उसमें आप लोग 2 एंटीजेंस मोस्ट कॉमन आप उसको कैप्चर करते हैं फॉर स्टडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैजेला, फ्लैजेलली एंटीजन जिसको आप लोग एच एंटीजन भी कहते हैं. चूंकि फ्लैजेला इस पूरी की पूरी जनरा में ही नहीं है, सो वो चीज़ यहाँ पर लैक करती है, मतलब दे डज नॉट कंटेन एच एंटीजन, दे ओनली कंटेन ओ एंटीजन जो कि ऑलमोस्ट कॉमन रहता है पूरी की पूरी जनरा. मतलब कि जो ओ एंटीजन है उसकी जो कंपोजिशन है वो हर एक मेंबर यानी
हर स्पीशी के, हर एक स्ट्रेन के हर एक मेंबर में थ्रू आउट द जेनरा वो जो एंटीजन है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, मतलब कि सेम एंटीजन है तमाम के तमाम मेंबर्स में इस जेनरा के, ठीक है। सो ये रहा आपके कुछ एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिगेला विच कंटेन सम सीरोटाइप्स जो कि इस शिगेलोसिस को कॉज करते हैं। सो अब आइए डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कि इस शिगेलोसिस की क्या पैथोजेनेसिस है और वो किस तरह से, मतलब हाउ डज द पर्टिकुलर पैथोजन, मतलब हाउ डज शिगेला मेंबर और शिगेला सीरोटाइप्स कॉज दिस शिगेलोसिस। सो अब आइए बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ शिगेलोसिस के बारे में कि वो जो शिगेलोसिस है या फिर जो बेसिकली डायसेंट्री है उसकी पूरी की पूरी पाथवे क्या है, वो किस तरह से वो पैथोजन डिजीज कॉज करता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉक। सो एज वी नो के अ पर्टिकुलर डिजीज हैज़ अ पर्टिकुलर इन्फेक्टिंग डोज। सो शिगेलोसिस के केस में यू नीड एटलीस्ट 10⁻³ यानी 10 से लेकर 1000 तक के बैक्टीरिया, यानी 10 से लेकर 1000 तक के शिगेला बैक्टीरिया अगर आपके पास आपके खाने में होंगे तो आपके चांस हैं कि आप उस शिगेलोसिस को एक्वायर कर सकें, आपको वो बीमारी हो सके, ठीक है। सो दिस इज द इन्फेक्टिंग डोज। इसको आप लोग MID यानी फिर मिनिमम इन्फेक्टिंग डोज भी कह सकते हैं। 10 इज द मिनिमम इन्फेक्टिंग डोज। नाउ MID इज 10। मिनिमम इन्फेक्टिंग डोज मीन्स कम से कम तादाद जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं वो है 10, यानी 10 बैक्टीरिया भी आपको क्या कहते हैं डिजीज कॉज करवा सकते हैं। देन कॉमन सीरोटाइप्स विच नॉर्मली कॉजेज दिस डायसेंट्री या फिर शिगेलोसिस, वो है सीरोटाइप 1, 2, 3 ऑफ शिगेला डायसेंट्रिया। एज वी नो के 4 स्पीशीज होती हैं, उसमें से एक है शिगेला डायसेंट्रिया, यानी शिगेला डायसेंट्रिया की 3 सीरोटाइप्स 1, 2, 3 इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर शिगेलोसिस या फिर डायसेंट्री इन ह्यूमन्स। देन शिगेलोसिस हैज़ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 to 2 days, यानी खाने के 1 से 2 दिन के अंदर, यानी आपने उस बैक्टीरिया की एक पर्टिकुलर अमाउंट को इंजेस्ट किया, उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपको वो बीमारी हो जाएगी। सो अब आइए बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस यानी डिजीज़ किस तरह से शुरू होती है और किस तरह से वो अपने अंजाम तक को पहुंचती है। सो एज वी नो के डिजीज स्टार्ट होती है व्हेन एवर यू ईट समथिंग, अ फूड विच कंटेन्स शिगेला। सो एज वी नो के ये शिगेला ये इंटेरोबैक्टर है, मतलब कि ये इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज करता है और इंटेस्टाइन तक पहुंचने का आसान तरीन रास्ता है आपका मुंह, यानी वाया फूड। इट इज़ आल्सो अ फूड बॉर्न डिजीज, फूड बॉर्न। सो जब भी आप कुछ इस तरह का खाएंगे पिएंगे जिसके अंदर आपके शिगेला होंगे, सो व्हाट विल डू, दे विल इन्वेड इनटू द बॉडी वाया ओरल फीकल माउथ, यानी मुंह के जरिए से वो इंटर होंगे। देन दे डू व्हाट, दे विल डू सर्वाइव द स्टमक एसिडिटी, बिकॉज एज वी नो के जो स्टमक है इट इज़ हाईली लो एज फार एज द pH इज कंसर्न, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो वो जो पैथोजन है वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के साथ। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर पैथोजन इनसाइड द स्टमक सर्वाइव करता है, लेकिन मोस्टली इनमें से होते हैं कि दे कंटेन एसिड टॉलरेंस जीन। अच्छा, दे मोस्टली हाईली डिपेंड ऑन देयर इन्फेक्टिंग डोज। उनकी इन्फेक्टिंग डोज जितनी ज़्यादा होगी उनकी स्टमक के अंदर सर्वाइव करने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 हैं तो इतने चांस नहीं है कि वो 10 के 10 उस स्टमक के लो pH को सर्वाइव कर सकें, लेकिन अगर वो 10,000 हैं तो इट्स अ हायर चांस कि उनमें से 1-2 इंटेस्टाइन तक पहुंच सकें और इन्फेक्शन कॉज कर सकें। सो दैट्स हाउ दे सर्वाइव स्टमक एसिडिटी। देन दे विल रीच इन द इंटेस्टाइन एंड दे प्रोलिफरेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोलिफरेट का मतलब ग्रो करना, अपनी तादाद बढ़ाना, यानी आपके स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में आने के बाद ये पर्टिकुलर पैथोजन अपनी तादाद बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोलिफरेट करने के बाद दे रीच द लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज इनका जो मेन टारगेट है वो है कोलोन, बिकॉज एज वी नो कि लार्ज इंटेस्टाइन 2 पोर्शन के ऊपर कंसिस्ट करती है, एक को आप लोग कोलोन कहते हैं और उसके बाद आता है रेक्टम। तो इस शिगेला का मेन टारगेट है आपका कोलोन, तो दैट्स वाई दे रीच इन लार्ज इंटेस्टाइन और वहाँ जाके वो कोलोन के ऊपर अटैच होता है और वहाँ पर जाके वो अपने आप को कोलोनाइज करता है। कोलोनाइज करने के बाद जब उस पर्टिकुलर पैथोजन की तादाद एक खास लेवल तक पहुंच जाती है फिर वो उस इंटेस्टाइन को इन्वेड करता है, बिकॉज एज वी नो के जो इंटेस्टाइन है इट इज़ मोस्टली, जो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है इट इज़ मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ 2 काइंड्स ऑफ सेल। एक को आप लोग कहते हैं ई सेल, ठीक है, ई सेल, और एक को आप लोग कहते हैं एम सेल। ई मीन्स एंटेरिक सेल, मतलब कि जो नॉर्मल इंटेस्टाइन के सेल होते हैं जो कि आपकी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, आपके वाटर को, आपके सॉल्ट कंसंट्रेशन को, ग्लूकोज को वगैरह वगैरह वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं एम सेल्स। एम मीन्स माइक्रोफोल्ड सेल। एक्चुअल में ये एक इम्यून सेल्स हैं जो कि एंटीजन कैप्चरिंग का काम करते हैं। वेन एवर यू ईट समथिंग और उसमें कोई एंटीजन है या फिर माइक्रोब का होने का खतरा है तो वहाँ से उसके एंटीजन को कैप्चर करते हैं, इम्यून सिस्टम तक पहुँचाते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। ये एम सेल का नॉर्मल फंक्शन है। तो जब वहाँ पर वो बैक्टीरिया अपने आप को कोलोनाइज करेगा तो वहाँ पर वो इन्वेट करेगा एम सेल को, यानी माइक्रोफोल्ड सेल को। तो माइक्रोफोल्ड सेल उसको फेगोटाइज करेगा, मतलब उसको इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर और इसको माल्ट यानी म्यूकोजा की तरफ, यानी एज वी नो के जो आपका स्मॉल या फिर लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी डिफरेंट रीजन्स होती हैं एज फार एज द ट्रांसवर्स सेक्शन इज कंसर्न। फर्स्ट को आप लोग एपिथेलियम कहते हैं, फिर आपकी म्यूकोजा शुरू होती है, फिर आपकी लोअर म्यूकोजा, फिर आपकी एपी म्यूकोजा, मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल रीजन है। सो व्हाट द एम सेल डू, द एम सेल फर्स्ट ऑफ ऑल इनगल्फ
the pathogen and then they transfer that particular pathogen into the malt, यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। अच्छा, इस माल्ट के अंदर आपके पास होते हैं मैक्रोफेजेस, यानी इसके अंदर आपका लिम्फेटिक सिस्टम टच में होता है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेजल्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पर एंटर हो रही होती हैं, यानी वहाँ पर हाई नंबर होता है किसका, मैक्रोफेज का। तो वहाँ पर जब वो पर्टिकुलर पैथोजन माल्ट तक यानी म्यूकोसा तक पहुँचता है तो वहाँ से मैक्रोफेज उसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। देन एज वी नो के जो शिगेला है उसकी खास बात यह है कि दे कैन किल और दे कैन लाइस द फेगोसाइट। तो जब वो मैक्रोफेज उसको इनगल्फ कर लेता है उस पैथोजन को, तो वो पैथोजन कॉज करता है एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम डेथ इन मैक्रोफेज, यानी कि जब भी वो फेगोटाइज उस शिगेला को इनगल्फ करेगा तो जो शिगेला है वो अपनी कुछ इस तरह से अपने आप को यूज़ करेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें निकालेगा, यानी सेक्रेटरी सब्सटेंस जो कि उस पर्टिकुलर फेगोसाइट को अपने अंदर ही मतलब उसकी एपोप्टोसिस करवा देंगे। यू नो, एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब वो फेगोसाइट अपने आप को खुद ही किल कर देगा, सेल्फ लाइसिस कर देगा। एंड व्हेन मैक्रोफेज अपने आप को किल करेगा या फिर अपने आप को लाइस करेगा, सो दे रिलीज सम साइटोकाइंस। फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट इज IL-1 बीटा, यानी इंटरल्यूकिन 1 बीटा पोर्शन, ठीक है। तो जब ये रिलीज करेगा तो ये जो इंटरल्यूकिन 1 बीटा है ये पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाएगा, पहुंच जाएगा, और ये फिर कॉज करेगा इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। Plus, it also attracts other immune cells because it is interleukin. Interleukin means a compound which secreted from leukocyte towards the leukocyte. It attracts other leukocyte also, मतलब other immune cells also. ठीक है, एक तो इसने intense inflammation cause की, ठीक है, plus it also attracts other immune cells, ठीक है। अच्छा, एज वी नो कि जब इम्यून सेल उस इंटेस्टाइन के पोर्शन में आएंगे, सो उनका काम ये होगा कि आया तो उसको फेगोटाइज कर दें, यानी उस पैथोजन को ईट कर लें, अपने अंदर इनगल्फ करके उसको डिजनरेट कर दें, या तो कुछ इस तरह के टॉक्सिन्स रिलीज करें जो कि उसके खिलाफ उसको किल करें। लेकिन व्हेन जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उनका असर उतना उन पैथोजन पे नहीं होता जितना हमारे पे हो जाता है, यानी अपने अपने इंटेरिक सेल के ऊपर। यानी एज वी नो कि वो जो पैथोजन है इट इज प्रेजेंट इन इंटेरिक सेल। जब आपके जो अट्रैक्टेड इम्यून सेल्स है वो वहाँ तक पहुँचते हैं तो दे रिलीज सम टॉक्सिन टू किल दैट पर्टिकुलर पैथोजन। लेकिन होता कुछ यूँ है कि टॉक्सिन मेनली इफेक्ट्स आवर ओन सेल्स, बजाय इसके कि वो उस पैथोजन को अफेक्ट करे, वो अपने ही सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, और उस किल करने की वजह से वहाँ पर कॉज होती है अल्सरेशन, यानी जो आपके अल्सर जो आपको जख्म बनने के वो जो अमल होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वो इस वजह से होता है बिकॉज आपके जो इम्यून सेल्स हैं दे रिलीज सम टॉक्सिन्स फॉर किलिंग पैथोजन, बट दैट टॉक्सिन कुड नॉट बी एबल टू kill that pathogen. In fact, they kill their own cells, E cells, M cells, or the other cells which are present at the moment in the intestine. ठीक है, now वहाँ से कॉज हुई क्या, एल्सरेशन। व्हाट इज एल्सरेशन? एल्सरेशन मीन्स जख्म बनने का अमल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन। वहाँ के जो सेल होते हैं वो लाइस्ट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, और वो जो सेल डेड हो जाते हैं, इट फॉर्म्स अल्सर। नाउ एक और बात है कि जब वो टॉक्सिन जनरेट होता है तो वहाँ पर एप्सिस की फॉर्मेशन भी होती है। नाउ एप्सिस इज पस सेल्स। असल में पस सेल एक टर्म है जो कि रिफेयर करती है कि इस तरह के रीजन को जहाँ पर इम्यून सेल्स, डेड इम्यून सेल्स, ठीक है, पैथोजेंस, डिफरेंट एंटीजेंस, डिफरेंट मैट्रिक प्रोटीन वो प्रेजेंट होते हैं। सो एप्सिस मीन्स पस सेल्स। असल में होता कुछ यूँ है कि पस इज़ द फिनोमिना व्हेन एक्चुअली एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर एक पैथोजन आता है तो मुख्तलिफ किस्म के एंटीबॉडीज़, इम्यून सेल्स वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और एक रीजन बना लेते हैं जिसके अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। वो फिर इम्यून सेल डिफरेंट किस्म के सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं जो कि जाके उस पैथोजन को डेड कर देते हैं। सो ये जो ओवरऑल वो जो रीजन है क्लोज्ड, जिसके अंदर आपका पैथोजन, जिसके अंदर आपके इम्यून सेल, जिसके अंदर आपके एंटीबॉडीज़, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, उसको आप लोग कहते हैं पस सेल्स। सो एज वी नो के वहाँ पर वो जो इम्यून सेल्स आए थे उनका काम ये था कि वो उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल करें। सो दैट्स वाई दे फॉर्म पस सेल। उसको हम लोग एब्सेसिस कहते हैं, फिर एब्सेशन के नाम से डिफरेंट बुक्स में ये चीज़ लिखी हुई है। सो व्हाट टॉक्सिन डज, टॉक्सिन प्रोड्यूस एब्सेशंस एंड अल्सरेशन, ठीक है। नाउ आफ्टर द अल्सरेशन, एज वी नो कि जब उस पैथोजन को आपके फेगोसाइट ने इनगल्फ किया था, सो उस पैथोजन ने कुछ इस तरह के सब्सटेंस रिलीज कर दिए थे जब जिससे उस फेगोसाइट की एपोप्टोसिस हुई थी। तो जब वो एपोप्टोसिस हुई और वो पैथोजन उस डेड फेगोसाइट से बाहर निकला, सो वो क्या करेगा, वो इन्वेट करेगा डिफरेंट ई सेल्स को इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और वहाँ पर वो अपने आप को प्रोलिफरेट करना, अपनी तादाद मजीद बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और वो इन्वेट किस तरह से करेगा, उसके डिफरेंट प्रोसेस हैं बाय BME। BME मीन्स बैक्टीरियल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एज वी नो के हम लोगों ने सैल्मोनेला में डिस्कस किया था कि जिस तरह से व्हेनेवर एक पर्टिकुलर जो पैथोजन है वो किसी भी सेल में, ह्यूमन सेल में, इस तरह से इन्वेट करता है कि वो कुछ इस तरह के सेक्रेटरी सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि उस ह्यूमन सेल की मेम्ब्रेन के अंदर रफल्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो ह्यूमन सेल है वो उस पैथोजन को इनगल्फ कर लेता है। सो द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया इज मेडिएट्स आवर ओन सेल
टू इनगल्फ दैट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सो एक तो वो तरीका है जिसकी वजह से वो इन्वेड कर सकता है, जिसकी मदद से। देन वी हैव लेटरल इन्वेजन, बिकॉज एज वी नो कि जब आपके इम्यून सेल प्रेजेंट होंगे तो वो म्यूकोजा से इन्वेड करेंगे इनटू द ल्यूमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेस्टाइन, तो उस वजह से सेल के दरमियान में गैप क्रिएट्स हो जाएंगे, तो उन गैप से उन सेल के अंदर मूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेयर, ठीक है, और ये सेल्स हैं इम्यून सेल, ठीक है, और ये आपकी म्यूकोजा है। सो जब ये इम्यून सेल्स यहाँ से ल्यूमेन के अंदर जाएंगे, बिकॉज उनका एक फिनोमेना होता है कि दे मूव टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ दैट इंटेस्टाइन ना, तो एज वी नो कि उस सेल्स के दरमियान का जो गैप है वो उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे टू इन्वेड द ल्यूमेन। तो जब वो इन्वेड करेंगे तो यहाँ से जो उनका गैप होगा वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, यानी वहाँ पर शिगेला को भी इंटर करने का और यहाँ से इन्वेड करने का चांस मिल जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ लेटरल इन्वेजन। देन वी हैव अगेन एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी। नाउ व्हाट इज द एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी? बेसिकली इट इज द फिनोमेना इन विच द पर्टिकुलर पैथोजन इन्वेड फ्रॉम वन सेल इनटू अनदर सेल। एज यू नो के जो आपका सेल होता है उसके अंदर होते हैं डिफरेंट किस्म के साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में एक प्रोटीन होता है, उसको आप लोग कहते हैं एक्टिन, ठीक है। नाउ एक्टिन आपकी पूरी सेल में रोड्स की तरह होता है। फॉर एग्जांपल आपकी सिटी में रोड, मतलब एक शहर है उसमें रोड्स होते हैं ना, इस तरह से आपके सेल के अंदर रोड्स मीन्स रास्ते, है ना, सड़कें, तो इस तरह से आपके सेल के अंदर होते हैं एक्टिन फिलामेंट। आपकी जितनी भी साइटोसोलिक ट्रांसलोकेशंस हैं वो इन एक्टिन फिलामेंट के ऊपर होती हैं, तो वो बैक्टीरिया इन एक्टिन फिलामेंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये आपको ये उन पैथोजन को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर इन्वेड करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये है इन्वेजन के डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। सो ये रहा आपकी इन्वेजन। तो वह ये ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर पैथोजन का पूरी साइकिल यही होती है, मतलब ओवरऑल दे हैव डन यहाँ तक, यहाँ से आगे वो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड नहीं कर सकते। मतलब ब्लड इन्फ्यूजन या फिर ब्लड स्ट्रीमिंग के अंदर इन पैथोजन का डिटेक्शन बहुत रियरली, यानी बहुत ना होने के बराबर है। मतलब कि इस बैक्टीरिया की, यानी इस शिगेला की जो लिमिट है एंट्रेंस की उस सेल की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ शिगेला, वो आगे जाके इसकी एक अलग है, लेकिन आपका जो सेल है यानी उस जो पैथोजेनिक सेल है वो यहीं तक आएगा। मतलब दे इन्वेड इनसाइड द एपिथेलियम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब वो यहीं तक आएगा और वो यहीं से बाहर चला जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो यहाँ तक आ रहा है तो हमारे अंदर जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डायरिया लग रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, और भी डिफरेंट किस्म के साइंस आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे, वो क्यों हो रहे हैं? असल में वो होते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, पैथोजेनिक टॉक्सिन्स, राइट देयर, ठीक है। सो अब आइए डिस्कस करते हैं कि हाउ डज pathogenic toxin affects us in the pathogenesis of shigellosis. So when the pathogen is colonizing inside the लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पर वो रिलीज़ करता है क्या? वो रिलीज़ करता है टॉक्सिन्स। एज वी नो कि जो पैथोजेनिक टॉक्सिन है उसकी दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक को आप लोग कहते हैं एक्सोटॉक्सिन और एक को आप लोग कहते हैं एंडोटॉक्सिन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एंडोटॉक्सिन है वो क्या है और उसका क्या रोल होता है। देखें, एंडोटॉक्सिन एज वी नो कि इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, और ये क्या होता है? ये असल में जो पैथोजेनिक यानी बैक्टीरियल आउटर सेल मेम्ब्रेन है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, बिकॉज एज वी नो कि ये जो शिगेला है इट इज आल्सो अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मींस इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेन। उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लगा होता है लिपोपॉलीसेकेराइड विद आल्सो एक्ट्स एज एंडोटॉक्सिन, और इट कॉज व्हाट? इट कॉज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नाउ व्हाट इट इज, मतलब कि जो आपकी बाउल हैबिट है वो इस एंडोटॉक्सिन की वजह से काफ़ी इफेक्ट हो जाती है। मतलब आपकी जो आपकी एक बाउल हैबिट होती है, बिकॉज ऑफ दिस एंडोटॉक्सिन आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो सही से मूव नहीं कर पाती, उनकी जो नॉर्मल मूवमेंट होती है जिसको आप लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं वो सही से नहीं रह पाती, और आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। अच्छा, नाउ वन थिंग शुड बी रिमेंबर, ये जो एंडोटॉक्सिन है इट इज ओनली रिलीज्ड व्हेन पैथोजन इज लास्ट, यानी व्हेन सेल लास्ट, जब सेल मरेगा, ये सेल डेड होगा, तभी उसके जो सेल डिब्रीज हैं उनमें ये लिपोपॉलीसेकेराइड रिलीज होगा, बिकॉज एज वी नो के लिपोपॉलीसेकेराइड इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, और वो तभी रिलीज हो सकता है जब आया तो उससे निकाला जाए या वो सेल डेड हो। सो इट ओनली रिलीज व्हेन पैथोजेनिक गेट्स लास्ट, ठीक है। सो अब आइए बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एक्सोटॉक्सिन। नाउ एक्सोटॉक्सिन को हम लोग यहाँ पर शिगेला टॉक्सिन भी कहते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज शिगेला टॉक्सिन, उसका क्या स्ट्रक्चर है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन। सो अगर बात करें कि व्हाट इज शिगेला टॉक्सिन, सो एज वी नो कि शिगेला टॉक्सिन इज अ मॉलिक्यूल विच इज कंप्राइज्ड ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ सब यूनिट एज फार एज द कंपोजिशन इज कंसर्न, ठीक है। वैसे तो ये ओवरऑल सब यूनिट्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये 7 होते हैं, मतलब 5 आपके पास बी हैं और 2 आपके पास ए हैं, लेकिन एज फार एज नेचर इज कंसर्न आपके पास 2 हैं, एक ए और एक बी, ओवरऑल कितने? 7, 2A, A1, A2 एंड 5 Bs, ठीक है। सो ये जो जितने भी आपके पास सब यूनिट्स हैं 7 या आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज की मदद से जुड़े होते हैं। अच्छा, सो व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस शिगेला टॉक्सिन या फिर शिगेला टॉक्सिन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है इट इज सेक्रेटेड बाय ऑफ कोर्स शिगेला एंड इट कॉजेज मेनली, यानी जो आपकी डाइजेंट्री जो आपको मोशंस लगते हैं और जितने भी डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज जनरेट होती हैं ड्यूरिंग शिगेलोसिस इज मेनली कॉज बाय दिस शिगेला टॉक्सिन। नाउ हाउ डज इट इफेक्ट्स योर, यानी आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जहरीला है, तो क्या उसकी मतलब किस तरह से इट कैन
कैन कॉज टॉक्सिसिटी. सो एज वी नो कि इट इज composed of two units, यूनिट ए, सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी. तो होता कुछ यूँ है कि व्हेन इट इज़ रिलीज्ड इनसाइड द ल्यूमेन या फिर इनसाइड द एनवायरनमेंट, तो ये जब आपके सेल के कॉन्टेक्ट्स में आता है, सो एज यू कैन सी कि आपके पास कुछ रिसेप्टर्स हैं, ये उन सेल के रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होता है. अच्छा, शुड बी रिमेंबर जो इसका बी पोर्शन है, यानी इस मॉलिक्यूल का जो बी सब यूनिट है, वो जाके अटैच होता है उस रिसेप्टर के साथ. जब वो अटैच होता है तो उसकी फेगोसाइटोसिस होती है, मतलब उस पूरे के पूरे जो टॉक्सिन मॉलिक्यूल है उसको इनगल्फ कर लिया जाता है. सो एट फर्स्ट इट मूव्स इन द गोल्गी apparatus और फिर वहाँ से मूव करता है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एज वी नो कि वहाँ से फिर वो एंडोजोम की सूरत. एंड एंडोजोम कंसिस्ट डिफरेंट एंजाइम जो कि वहाँ का पीएच चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपका जो पर्टिकुलर जो सब यूनिट्स हैं जो अटैच फॉर्म में वो सेपरेट हो जाते हैं. जो आपका ए सब यूनिट है टिपिकली A1 वो अलग हो जाता है. और जब वो ए सब यूनिट मूव करता है टूवर्ड्स द राइबोसोम्स, तो असल में वो राइबोसोम्स में जाकर अटैच हो जाता है विद द 60S सब यूनिट. एज वी नो के जो राइबोसोम्स हैं उसके दो किस्म के सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है 60S और एक होता है 40S. तो ये जाके अटैच होता है विद द 60S, ठीक है. और 60S सब यूनिट के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको आप लोग कहते हैं 28SR RNA प्रोटीन. एक्चुअली एज वी नो के राइबोसोम्स आर मेनली कंप्राइज्ड ऑफ RNA. तो वहाँ पर एक प्रोटीन है, ठीक है, जो है 28SR RNA. ये ए सब यूनिट जाके उस प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, और जब वो प्रोटीन ब्रेक हो जाता है तो राइबोसोम्स फंक्शन नहीं कर पाते, और जब राइबोसोम फंक्शन नहीं कर पाते तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है तो सेल डाई कर जाता है. सो दिस इज द बेसिक नेचर के हाउ डज दिस एक्सोटॉक्सिन या फिर दिस शिगा टॉक्सिन इज कॉजिंग टॉक्सिसिटी इनसाइड द ह्यूमन सेल्स और एनी काइंड ऑफ सेल इन व्हिच इट इज प्रेजेंट, ठीक है. सो अब आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं या फिर एज फंक्शंस फॉर बैक्टीरिया एंड एज अ रैग बैक फॉर ह्यूमंस वो जो एक्सोटॉक्सिन कॉज करता है. सो एट फर्स्ट इट इन्वेड्स द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, एंड कॉजेज डिफरेंट किस्म की बीमारियां. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कॉज हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इन विच जो आपका हीम है, मतलब जो आपकी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है. और इसकी नतीजे में होता कुछ यूँ है कि अच्छा मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा एज वी डिस्कस अर्लियर कि वो किस तरह से अपनी टॉक्सिजेनिसिटी कॉज कर रहा है. सेम प्रोसीजर हैपन्स इन ईच एंड एवरी सेल्स, लेकिन उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे, जो इसके साइड इफेक्ट्स निकलेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन किडनी इट इज़ कॉजिंग प्रोटीनूरिया, हीमेटोयूरिया. तो इस तरह से यहाँ पर ब्लड के अंदर इट इज़ कॉजिंग हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, मतलब इट इज़ ब्रेकिंग डाउन द हीम फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. देन वी हैव थ्रोम्बोपिनिया. थ्रोम्बोपिनिया इज अ सिनेरियो इन विच आपके ब्लड के अंदर जो आपके प्लेटलेट काउंट हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं. देन वी हैव एरिथ्रोपिनिया. ऑफ कोर्स अगर हीमोलाइसिस हो रही है तो फिर आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी कंसनट्रेशन भी कम हो रही है. देन वी हैव इस्कीमिया. इस्कीमिया इज आल्सो बिकॉज ऑफ लो ब्लड लेवल. इसमें होता कुछ यूँ है कि बिकॉज ऑफ लो ब्लड लेवल, क्योंकि आपके जो इरिथ्रोसाइट हैं वो डेड हो रहे हैं बिकॉज आपका हीम डिक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से इस्कीमिया इज द प्रोसेस जिसमें ब्लड के कम होने की वजह से जो आपकी किडनीज हैं वो काम करना थोड़ा सा ख़राब कर देती हैं, यानी दे आर माल फंक्शनिंग, वो अपना काम रोक देती हैं. विट इज़ टू फिल्टर द ब्लड ना, वो अपना काम ही वाला रोक देती हैं बिकॉज ऑफ द लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड. तो ये सिनेरियो है इनसाइड द ब्लड के. इनसाइड द ब्लड वो एक्सोटॉक्सिन क्या कॉज कर रहा है. अच्छा, अगर बात करें कि इंटेस्टाइन में वो क्या चीज़ें कॉज करता है. सो इंटेस्टाइन में एज वी नो के डायरिया लगता है ना हमें सबको, यानी हर वो पेशेंट जिसको शिगलोसिस है इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम कि उसको डायरिया होगा. डायरिया विद डायसेंट्री, मतलब वाटर मोशन अलॉन्ग विद ब्लड एंड म्यूकस. तो होता कुछ यूँ है कि व्हेन दिस एक्सोटॉक्सिन go inside the intestine, so it causes diarrhea. How? By inducing cyclic AMP, यानी cyclic adenosine monophosphate production. असल में cyclic AMP is a secondary messenger which actually activates all the different transport proteins in the enteric cell. असल में as we know के enteric cells होते हैं ना, as we know के enteric cell में यहाँ पर I'm drawing here enteric cell, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की ट्रांसलोकेशंस कर रहे होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, सॉल्ट की, आयंस की. तो ये जो साइक्लिक AMP ये जाके उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को एक्टिव कर देता है. तो उससे क्या होता है कि अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी सॉल्ट कंसंट्रेशन, वो सारी बाहर चली जाती है. और जब वो बाहर जाती है तो एज वी नो कि वो जो ल्यूमेन है वो हाइपरटोनिक और वो एक्सेसिव अमाउंट से बढ़ जाता है. और जब वो जो भरा हुआ ल्यूमेन है वो जब खाली होता है अलॉन्ग विद ब्लड एंड म्यूकस, तो उसको आप लोग कहते हैं डायसेंट्री या फिर डायरिया. सो दैट्स हाउ दिस एक्सोटॉक्सिन इज कॉजिंग डायरिया इनसाइड शिगलोसिस, ठीक है. अच्छा, दिस एक्सोटॉक्सिन आल्सो एक्ट्स एज न्यूरोटॉक्सिन. एज वी नो कि जो टॉक्सिन है, खासतौर पे जो एक्सोटॉक्सिन है, इट इज़ ऑफ मेनली ऑफ 3 टाइप्स. आया तो वो इंटेरोटॉक्सिन हो सकते हैं, ठीक है, आया तो वो न्यूरोटॉक्सिन हो सकते हैं, आया तो वो साइटोटॉक्सिन हो सकते हैं. एक्सोटॉक्सिन इज आल्सो इंटेरोटॉक्सिन, मतलब एज वी नो कि वो मतलब इंटेस्टाइन के अंदर भी वो डिफरेंट किस्म की माल फंक्शन कॉज कर रहा है. न्यूरोटॉक्सिन इट कैन आल्सो कॉज कोमा एंड डेथ इन द न्यूरॉन, मतलब इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
प्लस इट आल्सो एक्ट्स एज साइटोटॉक्सिन बिकॉज वो डिफरेंट किस्म के सेल्स को जाके मतलब दिस शिगा टॉक्सिन इज वेरी 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 डेंजरस, ठीक है। अच्छा, अगर किडनी की बात करें सो एज वी नो के वो जाके आपके ग्लोमेरुलस के सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से मेन साइंस ये होते हैं या फिर मेन साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपके यूरिन में प्रोटीन आ जाता है, बिकॉज अगर आपका ग्लोमेरुलस डैमेज है सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, सारा का सारा प्रोटीन आपके ब्लड से आ जाएगा कहाँ पे, आपके यूरिन के अंदर। देन आल्सो हीमेटोयूरिया मतलब हीम यानी ब्लड इनसाइड यूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड। सो इट आल्सो मतलब वही सेम मैकेनिज्म है आपकी, अगर ग्लोमेरुलस डैमेज है तो आपका ब्लड से जितना भी हीम है वो भी आपकी यूरिन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ किडनी डैमेज यूरेमिया में आल्सो अकर। नाउ यूरेमिया इज व्हाट? यूरेमिया इज एक्चुअली हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इनसाइड योर ब्लड, यानी यूरिया की कंसंट्रेशन अगर आपके ब्लड में बढ़ जाती है तो उसको आप लोग यूरेमिया कहते हैं। और वो क्यों होता है? ऐसे नो कि अगर किडनी डैमेज है तो अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपके ब्लड से सारा जो यूरिया है वो निकल नहीं पाएगा और बढ़ जाएगा, सो इट्स कॉज यूरेमिया। सो दिस इज द ओवरऑल पैथोजेनेसिस ऑफ शिगेलोसिस। अब आइए मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिम्टम्स के वो क्या क्या सिम्टम्स है जो कि हमको इस बीमारी में अक्सर मोस्टली पेशेंट्स के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। आइए बात करते हैं। सो अगर सिम्टम्स के ऊपर बात करें सो एज वी नो के द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज डायजेंट्री। डायजेंट्री इज इन्फेक्शन, बेसिकली इसका जो मतलब है वो ये है कि इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बट इट इज कैरेक्टराइज ऑफ डायरिया विच कंटेन्स ब्लड एंड म्यूकस। असल में जो डायरिया है ये वॉल्यूमिनस डायरिया, मतलब आपका जो डायरिया उसकी जो डायरिया की अमाउंट है, मतलब जो आपके स्टूल की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड प्लस इट आल्सो कंटेन ब्लड एंड म्यूकस फ्लैक्स, ठीक है। ब्लड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर, मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं बताई, लेट मी टेक यू बैक टुवर्ड्स द पैथोजेनेसिस। एज वी नो कि हमारे पास डायजेंट्री के अंदर आपके डायरिया के अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है आपका ब्लड। नाउ हाउ डज ब्लड कम्स इनसाइड द स्टूल? एज वी नो कि आपकी अल्सरेशन होती है, आपकी एब्सिस या फिर आपके पस सेल्स की फॉर्मेशन होती है ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। सो व्हेन द स्टूल पास, एज वी नो कि ऑलरेडी आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन होती है आगे जाके एक और सिम्टम्स है विच इज स्ट्रेनिंग इनसाइड ड्यूरिंग द स्टूल पासिंग। तो उस स्ट्रेनिंग की वजह से बाज़-औक़ात आपके जो एब्सेस हैं या जो आपके पस सेल्स हैं वो फट जाते हैं। जब वो पस सेल फटते हैं तो एज वी नो कि इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ब्लड, पैथोजेंस, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, इसके अलावा मैट्रिक प्रोटीन, तो वहाँ से आपका शामिल आता है यहाँ से ब्लड। तो यानी पस सेल के फटने से बिकॉज ऑफ स्ट्रेनिंग आपके स्टूल में होता है ब्लड। असल में सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है। असल में होता ये कि व्हेन एवर द पस सेल फॉर्म ना, तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो उस पस सेल्स के ऊपर सीडो मेम्ब्रेन यानी एक फॉल्स किस्म की मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं, और जब वो मेम्ब्रेन फटती है तो वहाँ से आपके डायरिया के अंदर आता है ब्लड। सो हियर इज द ब्लड विच कम्स इनसाइड द डायजेंट्री यानी इनसाइड द डायरिया। अलॉन्ग विद द डायरिया अगर ब्लड है तो वो ब्लड कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ पस सेल्स या फिर एब्सेशंस, ठीक है। सो लेट्स जंप बैक टुवर्ड्स द सिम्टम्स। देन द सेकंड सिम्टम इज आपको एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब आपके एब्डोमिन के रीजन में, आपके मसल्स में, एब्डोमिनल मसल में आपको क्रैम्प्स होंगे, आपको दर्द होगा, ठीक है। देन आपको स्टमक पेन भी हो सकता है, ठीक है। देन आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है इन सम केसेस, ठीक है। देन आपको भूख भी नहीं लग सकती, मतलब आपको लॉस ऑफ एपिटेट्स। देन वी हैव फीकल इनकंटिन्यू, मतलब आपकी स्टूल पासिंग में आपको काफ़ी इश्यूज होंगे। ऑफ कोर्स एज वी नो कि आपको बाउल इरिटेशन तो होगी बिकॉज ऑफ द एंडोटॉक्सिन, ठीक है। देन आपको रेक्टल स्पाज्म होगा, मतलब ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ स्टूल आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टल स्पाज्म। तो इसमें हो रहा कुछ यूँ होता है कि आपकी जो रेक्टल मसल होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आप हाई स्ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। देन ऑफ कोर्स यू गॉट डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, और आपके समटाइम्स फीवर हो भी सकता है और समटाइम फीवर नहीं भी हो सकता। फीवर डिपेंड करता है कि जो सीवियरिटी है आपकी शिगेला की वो क्या है। नाउ फीवर इज नॉट हेयर टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, फीवर इज कंसर्न विद द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। अगर फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गई है, ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको फीवर हो सकता है। अगर साइंस के ऊपर बात करें, नाउ यहाँ पर मैंने डिवाइड किया सिम्टम्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज डिस्कसिंग सिम्टम्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स? सिम्टम्स वो होते हैं कि जो आपकी बॉडी में आपको फिजिकली ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल फीवर है, इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल आपको डायरिया हो रहा है, इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना। ना जो साइंस होते हैं दे आर नॉट द फिजिकल फिनोमिना, बट आपकी बॉडी के अंदर कोई माल फंक्शन, कोई नॉर्मल चीज़ अगर डिस्टर्ब हो रही है और वो डिस्टर्ब नॉर्मल चीज़ आपको ऑब्जर्व नहीं हो रही, आपकी इंटरनलाइज है, तो दिस इज नोन एज साइंस। तो जो साइंस है एज वी नो कि हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, मतलब इसमें आपकी हीमोलाइसिस हो रही होती है इनसाइड योर ब्लड। प्रोटोन यूरिया, मतलब आपकी यूरिन में प्रोटीन होता है। थ्रोम्बोपिनिया यानी आपकी थ्रोम्बो यानी आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उसकी काउंट गिर जाती है, ठीक है। देन यू गॉट एनीमिया, आपको ब्लड के रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं। देन वी गॉट इस्कीमिया, मतलब आपका जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर पाता। देन वी गॉट यूरेमिया, मतलब आपके ब्लड के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये कुछ साइंस थे ऑफ दैट पर्टिकुलर शिगेलोसिस। सो अब ये बात करते हैं वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक पर्पसेज हैं या फिर वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जिसकी मदद से हम लोग इस शिगेलोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। सो एज वी नो के एज फार एज द पैथोजेनिक डायग्नोसिस इज कंसर्न, तो हमारे पास दो मेन
कैटेगरीज आती है, एक को आप लोग कहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट और एक को आप लोग कहते हैं बायोकेमिकल टेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि हाउ डज वी कैन टेस्ट एज फार एज द बायोकेमिस्ट्री इज कंसर्न. सो अगर बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करें, सो एज वी नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैम्पलिंग करनी होती है. सो वी विल टेक म्यूकस फ्लैक्स फ्रॉम द स्टूल ऑफ पेशेंट और वहाँ से हम लोग अपना जो पैथोजन है वो वहाँ से लेंगे. फिर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कल्चर करेंगे ऑन सिलेक्टिव मीडिया. सिलेक्टिव मीडिया इन केस ऑफ शिगेला डायग्नोसिस आपके पास होते हैं सैल्मोनेला एंड शिगेला एगर, जिसको आप लोग एसिस एगर भी कहते हैं, और हिक्टोइन एंटेरिक एगर. ठीक है. देन एट फर्स्ट इफ यू डन द सिलेक्शन और आपके पास वहाँ पर ग्रोथ ऑब्जर्व हो रही है विद राउंड कन्वेक्स कलरलेस कॉलोनीज, तो वहाँ से आप सैंपल उठाएंगे और आप उसको इनरिचमेंट मीडिया में कल्चर करेंगे. ना इनरिचमेंट मीडिया यहाँ पर हो सकता है आपके पास में कॉन्कीज एगर, EMB यानी ईओजीन मिथाइलिन ब्लू एगर, और ये आपके पास दो मेन एनरिचमेंट मीडिया हैं. एंड वंस यू हैव डन द एनरिचमेंट, फिर आप लोग डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आया वो जो आपका सैंपल है, ये जो आपने जो सिलेक्शन की है थ्रू आउट डिफरेंट प्रोसेस, कि आया वो शिगेला का कोई मेंबर है या नहीं है, या कौन सी सीरोटाइप्स. मतलब इस तरह से आप लोग बायोकेमिकल पाथवे के थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हैं. देन द सेकंड वन इज सीरोलॉजिकल पाथवे. सीरोलॉजिकल पाथवे इज नॉट वेरी कंसर्न इन दिस केस बिकॉज एज वी नो कि जो सीरोलॉजिकल पाथवे वो बेस्ड करता है एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर. सो हमारे पास दो किस्म के एंटीजन होते हैं एज वी डिस्कस के, जो कि मोस्ट वर्चुअल होते हैं एज फार एज द यूज इज कंसर्न इन डायग्नोसिस. एक को आप लोग कहते हैं एच एंटीजन और एक को आप लोग कहते हैं ओ एंटीजन. एच एंटीजन विच इज कंसर्न विद फ्लैजिला, चूंकि फ्लैजिला है ही नहीं यानी एच एंटीजन भी नहीं होता, यानी एच एंटीजन तो है ही नहीं. और एक है वो है ओ एंटीजन. नाउ ओ एंटीजन के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इट इज आल्सो कॉमन इन ऑल द जनरा. ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जनरा में ये जो ओ एंटीजन है ये कॉमन रहता है. तो यहाँ पर जो ओ एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तो बनती हैं, लेकिन वो जो एंटीबॉडी की जो एग्लूटिनेशन टेस्ट होगी विच इज़ अ टेस्ट ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, वो आपको ये नहीं बता पाएगी कि ये जो पर्टिकुलर एग्लूटिनेशन हुई है कि आया वो ये कौन सी स्ट्रेन, बिकॉज एज वी नो के 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरोटाइप्स या फिर स्ट्रेन्स हैं विच कैन कॉज अशिगलोसिस. मीन्स के यू कैन परफॉर्म सीरोलॉजिकल टेस्ट बट सीरोलॉजिकल टेस्ट इज नॉट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई के वो कौन सा पर्टिकुलर सीरोटाइप से फिर स्ट्रेन या फिर इवन के वो शिगेला है भी या नहीं, बिकॉज ये जो ओ एंटीजन है ये थ्रू आउट द इंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली ऑलमोस्ट कॉमन रहता है. सो सीरोलॉजिकल जो टेस्ट है वो इतना कंसर्न नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो आजकल के जो जदीद दौर है यानी जो आपका जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें आप लोग PCR परफॉर्म कर सकते हैं. PCR इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर डायग्नोसिस. मतलब ये आपको विद इन 30 मिनट्स आपको बता सकती है विद हेल्प ऑफ रियल टाइम PCR के आपको उसकी डायग्नोसिस हो जाती है कि ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है इट इज़ बाय शिगेला और एनी अदर काइंड ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन. सो दिस वाज इट विद द शिगेलोसिस. आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.